सोचिए जरा, आप समाज शास्त्र के एक स्टूडेंट हैं और गरीबी को समझने के लिए आप निकल पड़ते हैं अमेरिका के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक में। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सुधीर वेंकटेश ने किया था। वो शिकागो यूनिवर्सिटी के अपने आरामदायक माहौल से निकलकर सीधे चले गए एक बदनाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के दिल में, बस ये जानने के लिए कि असलियत किताबों की दुनिया से कितनी अलग होती है। और ये जो कोट है ना, ये सुधीर के बारे में सब कुछ बता देता है। स्टीवन जे डुबनर कहते हैं, मेरा मानना है कि सुधीर वेंकटेश दो असामान्यताओं के साथ पैदा हुए थे। एक तो जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा और दूसरा डर की एक अविकसित भावना। मतलब एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो उसे खतरों की तरफ खींचती थी और डर की इतनी कमी कि वो वहां टिका रह सका। और यही दो चीजें थीं जिन्होंने उसके इस कमाल के सफर की नींव रखी। तो अब जरा सुधीर की दुनिया को समझते हैं। एक तरफ थी शिकागो यूनिवर्सिटी, सिद्धांतों और डेटा से भरी एक, कह सकते हैं, सुरक्षित किले जैसी जगह है। लेकिन इस किले से बस कुछ ही मील दूर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी, गरीबी की, हिंसा की। और इन दो दुनियाओं के बीच ना एक बहुत गहरी खाई थी, एक ऐसी खाई जिसे सुधीर पार करना चाहता था। अब देखिए, समाजशास्त्र के अंदर भी ना दो अलग अलग सोच थी। एक तरफ था क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी, मतलब बड़े बड़े सर्वे करो, नंबर इकट्ठे करो और दूर बैठकर एनालिसिस करो, इसे बड़ा साइंटिफिक माना जाता था। और दूसरी तरफ थी एथनोग्राफिक सोशियोलॉजी, जिसमें लोगों के बीच जाकर, उनके साथ रहकर उन्हें समझा जाता था। और सुधीर को ये पहला वाला तरीका, ये नंबरों का खेल, बड़ा ही बेजान और अधूरा सा लगता था। तो उनके एक बहुत मशहूर प्रोफेसर ने उन्हें काम सौंपा, एक सर्वे तैयार करो और शहरी गरीबी को समझो। सुधीर ने अपना क्लिपबोर्ड उठाया और निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सा दिखने वाला क्लिपबोर्ड उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो तो आंकड़े इकट्ठा करने निकले थे, पर उन्हें मिलने वाला था असलियत का एक ऐसा अनुभव जो किसी भी डेटा में कैद नहीं हो सकता था। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। चलिए, अब हम चलते हैं सुधीर के साथ लेक पार्क हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। ये जगह यूनिवर्सिटी के सेफ माहौल से एकदम अलग थी। यहाँ के नियम, यहाँ के कानून, सब कुछ अलग था। जैसे ही सुधीर ने अंदर कदम रखा, हवा में शराब, कालिख और पेशाब की तेज गंध थी। ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी बिल्डिंग कांप रही हो। एक कांपता हुआ तहखाना। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर पल खतरा महसूस हो रहा था। सुधीर को समझ आ गया था कि वो किसी ऐसी जगह आ पहुंचा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर अचानक एक अंधेरी सी सीढ़ी पर कुछ नौजवानों ने उसे घेर लिया और उनका पहला सवाल था, निगर, तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। सुधीर का सामना अब उस हकीकत से हो रहा था जिससे यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी किताबें उसे हमेशा बचाती आई थीं। मामला बहुत तेजी से बिगड़ गया। उन लोगों ने उसे जूलियो समझ लिया था, जो उनके दुश्मन मैक्सिकन गैंग का मेंबर था, और अगले ही पल उसके सर पर एक बंदूक थी। सोचिए, एक समाजशास्त्री जो लोगों को समझने आया था, उस गिरोह के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन था। और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट था। वो पल जहां किताबी दुनिया और सड़क की हकीकत एक दूसरे से टकरा गईं। सुधीर के सारे सिद्धांत, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई उस एक पल में बेमानी हो गईं। अब सोचिए जरा, उसके सिर पर बंदूक है और उसे मजबूर किया जाता है अपने क्लिपबोर्ड से एक सवाल पढ़ने के लिए। सवाल क्या था? अश्वेत और गरीब होने पर कैसा महसूस होता है? ऑप्शन थे अ, बहुत बुरा; ब, कुछ हद तक बुरा; स, न बुरा न अच्छा। मतलब इस सिचुएशन में यह सवाल एक भद्दे मजाक से कम नहीं था। और तभी एंट्री होती है जेटी की, उस गैंग का लीडर। उसके आते ही ना माहौल एकदम बदल गया। वो ताकतवर था, लेकिन उसमें एक अजीब सा ठहराव था, एक आत्मविश्वास था। उसने आते ही सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। सुधीर ने अपने अकादमिक सवाल को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जेटी ने जो जवाब दिया ना, उसने सुधीर की समाजशास्त्र की पूरी समझ को हिला के रख दिया। जेटी ने कहा, मैं अफ्रीकी अमेरिकन भी नहीं हूं, मैं एक निगर हूं। बस इस एक लाइन ने किताबी परिभाषाओं और असली पहचान के बीच का फासला साफ कर दिया। और जेटी ने उसे समझाया भी। उसने कहा, अफ्रीकी अमेरिकी वो होते हैं जो काम पर टाई पहनकर जाते हैं, निगरों को तो कोई काम ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा सबक था जो सुधीर को दुनिया की कोई भी किताब कभी नहीं सिखा सकती थी, कि समाजशास्त्री जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सड़क पर जो जिंदगी जी जाती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उस रात के बाद सुधीर की रिसर्च की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई।
पर यह बदलाव आया एक ऐसी सलाह से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरी रात बंधक बने रहने के बाद सुबह जेटी ने उसे जाने दिया, लेकिन जाने से पहले उसे एक सलाह दी। उसने कहा, हमारे जैसे लोगों के साथ तुम्हें घूमना फिरना चाहिए, ये जानना चाहिए कि वो करते क्या हैं। तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं देने वाला। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक इन्विटेशन था, एक मौका था उस दुनिया को अंदर से देखने का। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन सुधीर ने वही किया जो जेटी ने कहा था। वो अगले ही दिन बियर का एक 6 पैक लेकर उसी जगह उसी गैंग के पास पहुंच गया। उसने जेटी को बियर दी और बस इतना कहा, आपने कहा था कि मुझे घूमना फिरना चाहिए। ये सिर्फ बियर नहीं थी, ये सुधीर की हिम्मत थी, उसका कमिटमेंट था। और जेटी का जवाब था, ठीक है भाई, घूमना फिरना चाहता है, उसे घूमने फिरने दो। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। सुधीर अब कोई बाहरी घिसपैठिया नहीं था, वो एक मेहमान था। जेटी ने उसकी हिम्मत को पहचाना और उसके लिए अपनी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और एक बार जब सुधीर को अंदर आने का मौका मिला तो उसने जो देखा उसने उसकी सारी धारणाओं को तोड़ के रख दिया। उसने देखा कि रॉबर्ट टेलर होम्स के अंदर इस गैंग ने सिर्फ अपराध का नेटवर्क नहीं बनाया था, बल्कि उनका अपना एक पूरा सामाजिक और आर्थिक सिस्टम था। जेटी ने खुद इस बात को समझाया। उसने कहा, देखो, हम इस जगह को पागल नहीं होने दे सकते, क्योंकि जब ऐसा होता है तो पुलिस आती है, फिर कस्टमर आना बंद कर देते हैं और फिर हम पैसा नहीं कमा पाते। सीधी सी बात है। मतलब उनका मकसद सिर्फ ख्योस फैलाना नहीं था, वो एक तरह का ऑर्डर बनाए रखते थे, क्योंकि ये उनके बिजनेस के लिए जरूरी था। कितना प्रैक्टिकल नजरिया है ना। और ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि ये गैंग असल में कर क्या रहा था। वो अवैध रूप से रह रहे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। हाँ, बदले में टैक्स लेते थे। वो लड़ाई झगड़े सुलझाते थे, नशा करने वालों को डिसिप्लिन में रखते थे। यहां तक कि जब एम्बुलेंस नहीं आती थी तो बीमार लोगों को भी वही हटाते थे। और तो और वो कम्युनिटी ग्रुप्स को पैसा भी देते थे। मतलब ये क्रिमिनल गैंग की हमारी टिपिकल इमेज से बिल्कुल अलग था। असल में वो सरकार के छोड़े हुए वैक्यूम को भर रहे थे। और इस पूरी कहानी का एक सबसे मजबूत सिंबल था एक अवैध निवासी के अपार्टमेंट में रखी 1 दर्जन ताले लगी फ्रिज की लाइन। ये फ्रिज उस छिपी हुई सेल्फ रेगुलेटेड इकोनॉमी का प्रतीक थे। हर ताला एक कहानी कह रहा था कि कैसे वहां के लोगों और गैंग ने मिलकर जिंदा रहने के लिए अपना खुद का एक सिस्टम बना लिया था। एक ऐसा सिस्टम जहां बाहरी दुनिया के नियम लागू ही नहीं होते थे। और आखिर में सुधीर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी समुदाय को सच में समझने के लिए आखिर जरूरी क्या है? क्या दूर बैठकर इकट्ठा किया गया डेटा और आंकड़े, या फिर जेडी की वो सलाह कि लोगों के साथ घूमना फिरना चाहिए? असली समझ कहाँ मिलती है? नंबरों में या लोगों की जिंदगियों में?